डियर स्टूडेंट्स, आदाब। उम्मीद है आपने मुश्किल अल्फाज अपनी कॉपी में तहरीर कर लिए होंगे और जो पिछला पैराग्राफ हमने पढ़ा था आपने उसको भी रिवाइज कर लिया होगा, उसको आपने पढ़ा होगा। आज हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। ये एक नेचर का कायदा है, नेचर यानी प्रकृति, कुदरत। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसी के मुवाफिक उसके कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। यानी सर सैयद अहमद खां कह रहे हैं जैसी कौम होगी वैसे ही उसके ऊपर गवर्नमेंट होगी। कौम अगर नेक और साले होगी तो उसकी गवर्नमेंट या उसका बादशाह नेक और साले होगा, लेकिन अगर कौम बिगड़ी हुई होगी, कौम के हालात ख़राब होंगे, उनका चाल चलन ख़राब होगा, तो उनके ऊपर जो मुसल्लत बादशाह है या हुक्मरान है या जो गवर्नमेंट है वो भी उसी किस्म की होगी। और ये एक नॉर्मल सा फ़ायदा है। ये अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जैसे आमाल जनता के होंगे वैसे ही उस पर बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और हिंदी का एक मक़ौला भी है कि यथा प्रजा तथा राजा वाले बना सब कुछ। तो जैसी प्रजा होगी, जैसी कौम की हालत होगी वैसे उस पर, क्योंकि बादशाह या जो गवर्नमेंट है वो कहीं ऊपर से नहीं उतरती है, बल्कि उसी कौम के अंदर से कुछ लोग, आप लोग जो है कौम के कुछ लोग जो है, कौम के लोग, बल्कि जैसे लोकतंत्र हमारे यहाँ, तो कौम के तमाम लोग मिलकर अपने अंदर से किसी एक शख्स को अपना हुक्मरान चुनते हैं। तो जैसे वो लोग होंगे चुनने वाले, वो अपने जैसे ही शख्स को चुनेंगे। अगर चाल चलन ख़राब है लोगों का, बेईमान है, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे लोग कभी भी एक अच्छे अखलाक वाले ईमानदार शख्स को पसंद नहीं करेंगे और वो उसको हुक्मरान नहीं बनेंगे। वो जैसे खुद हैं वैसे ही शख्स को हुक्मरान बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे चाल चलन कौम के होंगे वैसे आपके रहनुमा और हुक्मरान होंगे। इसको एक मिसाल से समझा रहे हो कि जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, पंसाल यानी वो जगह जहाँ पानी इकट्ठा होता है, जिस तरह से पानी, क्योंकि पानी की खसलत होती है कि वो अपना बहते हुए जहाँ भी जिस तरफ भी ढलान होती है उस तरफ चला जाता है। तो पंसालें ऐसे बनाई जाती हैं, सारा पानी इकट्ठा होकर बह करके वो उस खड्डे में या उस जगह में पंसाल में इकट्ठा हो जाए। तो मिसाल दे रहे हैं जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, उसी तरह उम्दा रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है और जाहिल व ख़राब और ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है या वैसी हुकूमत हो जाती है। तो जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हुकूमत होगी। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी, यहाँ देखिए, यहाँ इससे पहले भी लफ्ज़ आया था पिछले उसमें, ख़राब व ना तरबियत। तो यहाँ भी आप देखेंगे इस बात को, इन दो अल्फाज को देखें आप। तमाम तजर्बों से साबित हुआ है कि किसी मुल्क की खूबी व उम्दगी, खूबी एक लफ्ज़ है, उम्दगी, उम्दगी यानी अच्छा होना, उम्दा से बना है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उम्दा यानी अच्छा। तो उम्दगी अच्छा होना, अब इन दो अल्फाज को वाव से जोड़ा गया है। तो ये वाव जो है यहाँ दो अल्फाज को जोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे वाव को वाव अत्फ कहते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे खूबी व उम्दगी और कद्र व मंजिलत बनिस्बत वहाँ की गवर्नमेंट के उम्दा होने के, ज़्यादातर उस मुल्क की रियाया के चाल चलन, अखलाक व आदात, या फिर देखिए वाव आया अखलाक व आदात, वाव अत्फ, अखलाक और आदात, इन दो लफ्ज़ों को जोड़ा। तो अखलाक व आदात, तहजीब व शाइस्तगी वापस आया पर मुनहसिर है। तो सर सैयद अहमद ये कह रहे हैं कि किसी भी कौम की तरक्की की बुनियाद वहाँ की गवर्नमेंट नहीं होती, या किसी भी कौम की कद्र व मंजिलत या उसकी उम्दगी की जो बुनियाद है वो दरअसल उस कौम के या उस मुल्क की जो रियाया है, रियाया यानी जनता, उस मुल्क की रियाया के चाल चलन और उनके अखलाक और आदाब पर मुनहसिर है। उसका इन्हिसार, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो, उसका आधार जो है वो उस मुल्क की रियाया, उस मुल्क की जनता के लोग हैं। जनता के लोगों का चाल चलन और अखलाक जैसा होगा वैसी ही उस मुल्क की या उस कौम की तरक्की होगी। क्योंकि कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है। क्योंकि कौम क्या है, जैसे हमने पहले बात की थी, कौम कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। कौम कहते हैं बहुत सारे लोगों के ग्रुप को,
तो कौम क्या है? शख्सी हालतों का मुजमा। बहुत सारे अशखास मिल गए, बहुत सारे लोग मिल गए तो एक कौम बन गई। और एक कौम की तहजीब दर हकीकत और एक कौम की तहजीब दर हकीकत उन मर्दों, औरत, बच्चों की शख्सी तरक्की है जिनसे वो कौम बनी है। तो कोई भी कौम, जब हम किसी कौम के बारे में कहते हैं कि वो कौम बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कौम के मर्द, उस कौम की औरतें, उस कौम के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जब हम कहते हैं कि वो कौम बहुत बदअखलाक है, वो कौम बहुत बदतमीज़ है, तो हमारी मुराद होती है कि उस कौम के तमाम ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर औरतें और ज़्यादातर मर्द बद तहजीब हैं। तो कौम दरअसल अशखास का मजमूआ है। तो कामयाबी अगर किसी कौम को चाहिए तो उसको ये चाहिए कि उसके तमाम अशखास, उसके तमाम लोग वो कामयाबी के लिए कोशिश करने वाले बन जाए। अगला पैराग्राफ देखें कि कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। यानी अगर कौम की तरक्की चाहते हो तो उस कौम के हर शख्स की तरक्की होना ज़रूरी है। कौम की तरक्की तभी होगी जब उस कौम का हर शख्स बहुत बाइज्जत हो, बहुत ईमानदार हो, बहुत हमदर्द हो। अगर कौम के तमाम अशखास में ये इस तरह की चीज़ें आ जाएं, इस तरह के गुण आ जाएं, इस तरह के अच्छी चीज़ें उनके अंदर आ जाएं, उनका किरदार संवर जाए, वो पूरी कौम संवर जाएगी। और इसका ओपोजिट क्या होगा? इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल, तनज़्ज़ुल जलालत, और इसका उल्टा क्या होगा कि इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुल मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी का और शख्सी बुराइयों का। अब अगर किसी कौम के तमाम अफराद या ज़्यादातर अफराद में सुस्ती है, काहिली है, बेइज्जती, बेईमानी पाई जाती है, तो वो कौम तनज़्ज़ुल का शिकार हो जाएगी। तनज़्ज़ुल के माने होते हैं ज़वाल, पस्ती, नीचे गिर जाना। तो अगर किसी कौम के लोग इस तरह के होंगे जिनमें सुस्ती होगी, बेइज्जती, उनकी कोई इज्जत नहीं होगी, बेईमानी उनमें पाई जाएगी और खुदगर्जी का मादा उनके अंदर होगा, तो कौम पस्त हो जाएगी। तनज़्ज़ुल जो है वो उस कौम का मुक़द्दर बन जाएगा, वो कौम ज़लील व ख्वार हो जाएगी। ना तहजीबी व बद चलनी, ना तहजीबी व बद चलनी। अब देखिए फिर वाव आया है जो दो लफ्ज़ों को जोड़ रहा है, तहजीब, ना तहजीबी और बद चलनी। ना तहजीबी व बद चलनी जो अखलाक़ी और तमद्दुनी या बाहमी माशरत की बदियों में शुमार होती है। अब ये फिर उन्होंने फुल स्टॉप लगाया, जबकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। बहुत सारी जगह इस किताब में यह गलती है कि जहाँ जुमला पूरा नहीं हो रहा है वहाँ भी फुल स्टॉप लगाया गया। बहरहाल मैं इस लाइन को वापस पढ़ता हूँ कि ना तहजीबी व बद चलनी, यानी बद तहजीबी, बुरे अखलाक और बुरी आदतें, और बद चलनी दोनों एक ही बात है तकरीबन, जो अखलाकी और तमद्दुनी या बाहमी माशरत की बदियों में शुमार होती है। यानी जो अखलाकी बदी है, बदी मतलब बुराई, ये अखलाकी और माशरती यानी सामाजिक बुराई है, दर हकीकत वो खुद उसी शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। तो सर सैयद कह रहे हैं कि ये जो बुराइयां हैं दरअसल ये उस कौम के अशखास की बुराइयां हैं। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से, बैरूनी यानी बाहरी, बैरूनी बाहरी, अंदरूनी का अपोजिट है बैरूनी। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और नेस्तो नाबूद कर दें, तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज़्यादा ज़ोर और शोर से, ज़ोर और शोर, देखिए वहाँ वापस आ गया, ज़ोर और शोर को मिलाया, ज़ोर और शोर से पैदा हो जाएंगी। यानी सर सैयद अहमद खान का कहना है कि अगर किसी कौम के अंदर किसी किस्म की बुराइयां पाई जाती हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको बाहरी तौर पर, उसको सुधारने के लिए बाहरी तौर पर कोई काम करें। इस कमी को सुधारने के लिए या इन बुराइयों को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि उस कौम के जो लोग हैं, उस कौम के जो अफराद हैं, उनको सुधारा जाए। जब उस कौम के अफराद को सुधारा जाएगा और उस कौम के अफराद के अंदर से ये तमाम खराबियाँ दूर कर दी जाएंगी तो कौम अपने आप सुधर जाएगी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी कौम को सुधारने के लिए किसी बाहरी
फोर्स की या बाहरी ताकत की ज़रूरत है या किसी बाहरी एलिमेंट की ज़रूरत है, नहीं, बैरूनी एलिमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि कौम को सुधारने के लिए कौम के अंदर जो अशख़ास हैं उनको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की न की जावे तब तक कौम नहीं सुधर सकती। यानी उस कौम के जो अशख़ास हैं, जो लोग हैं, उनको सुधारना चाहिए, उनको अपनी हालतों को सुधारना चाहिए, उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करनी चाहिए। जब उस कौम के अशख़ास यानी उस कौम की औरतें, बच्चे, जवान और बूढ़े अपने आप को सुधार लेंगे तो कौम अपने आप मुकम्मल तौर पर सुधर जाएगी। तो ये हमारा आज हमने फिर 3 पैराग्राफ पढ़े, छोटे छोटे पैराग्राफ। सबक अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, 2 दिन गालिबन 2 लेसन और लगेंगे सबक को मुकम्मल करने में। तो अभी आपके स्क्रीन पर मुश्किल अल्फाज, ये जो वाव का कायदा मैंने आपको बताया, वाव वाले अल्फाज, वाव अत्फ यानी 2 अल्फाजों को जोड़ने के लिए जिस वाव का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कुछ मिसालें आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश होंगी और कुछ देर तक वो रुके रहेंगी। तो इनको मुश्किल अल्फाज को और वाव अत्फ और उसके अल्फाज को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके अलावा अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ आपके जहन में आता है या छूट गया है जो मुझे लगा मुश्किल नहीं था और आपके लिए मुश्किल है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के सबक के लिए बस इतना ही। वक़्त वस्सलाम।